गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर पेपर 3.5 पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंडशास्त्र, प्रपीड़न शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि यह सब्जेक्ट 3 भागों में डिवाइड है और हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर इस सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं। पहला पेनोलॉजी यानी दंडशास्त्र, दूसरा विक्टिमोलॉजी यानी प्रपीड़न शास्त्र, तीसरा और आखिरी फॉरेंसिक साइंस या न्यायिक विज्ञान। आज हम पेनोलॉजी के टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट यानी दंड के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। जब दंड के सिद्धांतों की बात आती है तो प्राचीनकालीन रूढ़िवादी विचारधाराओं से लेकर वर्तमान समय में या आधुनिक काल तक विभिन्न विचारधाराएं प्रचलन में हैं और इन विचारधाराओं को ही हम दंड के सिद्धांतों के नाम से संबोधित करते हैं। दंड के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विधिवेताओं ने दंड के विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। विभिन्न विधिवेताओं के द्वारा वर्गीकरणों के आधार पर दंड के सिद्धांतों को हम 5 भागों में बांटकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। पहला रिट्रीब्यूटिव थ्योरी यानी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, दूसरा प्रिवेंटिव थ्योरी यानी निरोधात्मक सिद्धांत, तीसरा डिटरेंट थ्योरी यानी निरोधात्मक सिद्धांत, चौथा एक्सपेक्टिव थ्योरी यानी प्रायश्चित का सिद्धांत, पांचवा डिफॉर्मिटी थ्योरी अर्थात सुधारात्मक सिद्धांत। आज के व्याख्यान से पूर्व हमने रिट्रीब्यूटिव थ्योरी यानी प्रतिशोधात्मक सिद्धांत और प्रिवेंटिव थ्योरी यानी निरोधात्मक सिद्धांत पर चर्चा की थी। आज हम दंड के तीसरे सिद्धांत अर्थात डिटरेंट थ्योरी यानी प्रतिरोधात्मक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जब डिटरेंट थ्योरी की बात आती है तो इसके अंतर्गत प्रतिरोध का अर्थ होता है रोकना या रोक लगा देना। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अपराधी को और साथ ही अन्य व्यक्तियों को भी अपराध से निवारित रखना है अथवा दूर करना है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के द्वारा उन व्यक्तियों पर रोक लगा दी जाती है जो गलत रास्ते पर चलकर या जिनके गलत कार्यों से समाज को हानि होती है या हानि होने वाली होती है। ये सिद्धांत सुखवादी दर्शन पर आधारित है। इस सिद्धांत के समर्थकों में बैकरिया, बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल आदि प्रमुख हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि दंड देते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपराध करने में व्यक्ति को कितने सुख की प्राप्ति हुई है और उसे दंड भोगने में जो सुख उसे प्राप्त हुआ है उससे अधिक पीड़ा होनी चाहिए। अर्थात यह सिद्धांत सुख और दुख की परिकल्पना पर आधारित है। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति के द्वारा दंड कारित करने पर जो सुख की प्राप्ति हुई है उससे अधिक उसे दुख दिया जाएगा, तो इस प्रकार ऐसा करने से समाज में अपराध कम किए जा सकेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार मानव अपने व्यवहार में सुख और दुख का सहारा लेता है, अर्थात मानव वही कार्य करता है जिसमें उसको सुख अधिक तथा दुख कम मिलता है। इस प्रकार अपराध मनुष्य की सुख प्राप्त करने की इच्छा का परिणाम है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता है ताकि वह भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति न कर सकें और इसे
उदाहरणात्मक दंड भी कहा जाता है, अर्थात ये समाज व अपराधी के समक्ष एक उदाहरण पेश करता है ताकि वह भयभीत होकर भविष्य में अथवा अन्य लोग उस तरह का अपराध न कारित कर सकें। इस सिद्धांत को इस प्रकार भी या इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि एक अपराधी को घोड़ा चुराने के लिए अपराध में सजा देते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि तुम्हें घोड़ा चुराने के लिए दंड नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इसलिए दंड दिया जा रहा है कि आप भविष्य में घोड़े ना चुराएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सिद्धांत का संबंध वर्तमान से न होकर भविष्य से है। इस तरह की दंड की कठोरता से समाज को दो लाभ होंगे। पहला, अपराधी दंड की कठोरता के कारण भविष्य में कभी अपराध करने की ओर उन्मुख होने का साहस नहीं करेंगे। दूसरा, दंड के भय से समाज के अन्य लोग भी अपराध की ओर अग्रसर नहीं होंगे। इसी कारण यह सिद्धांत दंड व्यवस्था सभी प्रकार की दंड व्यवस्थाओं में स्वीकार किया गया है, भले ही प्रतिरोध की मात्राएं विभिन्न दंडशास्त्रियों की मान्यताओं के अनुसार अलग अलग ही क्यों न हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सिद्धांत वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी उपयोगी है, अर्थात इस सिद्धांत का संबंध वर्तमान से न होकर भविष्य से है। इस सिद्धांत में भय को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह भय व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का होता है। जब इसके समर्थन की इतनी बात हमने की है, तो इसकी कुछ विधिवेताओं के द्वारा आलोचना भी की गई है, जिसमें डॉक्टर सेठना के अनुसार कहा गया है कि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत को प्रभावी बनाने हेतु केवल दंड ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे केवल शारीरिक कष्ट ही हो सकता है, और बार बार उस व्यक्ति को जब शारीरिक कष्ट दिया जाएगा तो वह उस कष्ट के लिए अभ्यस्त हो जाएगा या पहले से ही वह अपराधी उस कष्ट के लिए अभ्यस्त रहता है। अतः इस सिद्धांत को प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक है कि सजा के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के लिए भी उस अपराधी को बाध्य किया जाए, जिससे अपराधी को क्षतिपूर्ति और उसके अभाव में लंबे समय तक स्वतंत्रता के लोभ का भी भय हो, ताकि वह भविष्य में इस तरीके का अपराध कारित ना कर सके। इसी तरह सामान्य महोदय ने भी दंड के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि दंड सबसे पहले प्रतिरोध है और आपराधिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य अपराधी को उन लोगों के लिए एक उदाहरण एवं चेतावनी बनाना है जो उसी की भांति आपराधिक मस्तिष्क के हैं। अर्थात यह एक उदाहरण के रूप में आपराधिक मस्तिष्क वाले लोगों के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि वे किसी व्यक्ति को जब दंड दिया जाए तो उसकी कष्ट की अनुभूति को देखते हुए अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार का अपराध कारित ना करें। इसी प्रकार सदरलैंड महोदय ने भी कहा है कि कुछ अपराधी दंड पर विचार नहीं करते, और कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपराधी विकृत मानसिकता या दुर्बल बुद्धि का होता है, और कभी कभी वह गंभीर उत्तेजना अथवा भावावेश में आकर ऐसा कर देता है, और कभी कभी दंड वर्जित कृत्यों को और अधिक आकर्षक बना देता है। अतः कहा जा सकता है कि दंड सदैव प्रतिरोध नहीं होता। कुछ अपराध उत्तेजना एवं ऐसी परिस्थिति में किए जाते हैं कि जब व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, ऐसी दशा में अपराध का भय उसे रोक नहीं पाता, और सज़ा काटने का भय सज़ा की अवधि में धीरे धीरे समाप्त होता रहता है, और वह अन्य अपराधियों के संपर्क में आकर एक पूर्ण अपराधी या
अभ्यस्त अपराधी बन जाता है। जब कोई अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा अत्यंत गंभीर उत्तेजना या भावावेश में आकर किए जाते हैं तो व्यक्ति दंड की परवाह किए बिना उस अपराध को कारित कर देता है और उस समय जो अपराध का भय होता है वह भी उसे रोक नहीं पाता है। अतः अब निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत सुखवादी दर्शन पर आधारित है, अर्थात इस सिद्धांत में सुख और दुख दोनों की परिकल्पना की गई है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया जाना उस व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम होता है, अर्थात उस व्यक्ति को अपराध कारित करने में सुख अधिक प्राप्त होता है। और जब इस सिद्धांत की उपयोगिता की बात आती है तो इसके समर्थकों का कहना है जब किसी व्यक्ति के द्वारा जो अपराध कारित करने में सुख प्राप्त हुआ है तो उसे दंड इस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि वह जो दंड या दुख उसे इस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि जो उसे सुख की प्राप्ति अपराध कारित करने में हुई है वह उस प्राप्त दुख या पीड़ा से कम हो, अर्थात सुख की प्राप्ति से अधिक दुख की प्राप्ति उस अपराधी व्यक्ति को हो। इस सिद्धांत के अनुसार मानव अपने व्यवहार में सुख और दुख का हमेशा सहारा लेता है, अर्थात मानव को वही कार्य करने में आनंद आता है जिसमें उसे सुख अधिक और दुख कम मिलता हो। इस प्रकार अपराध मनुष्य को सुख प्राप्त करने की इच्छा का परिणाम होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता है ताकि वे भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति न कर सके और इस सिद्धांत का संबंध वर्तमान से न होकर भविष्य से होता है। इसी कारण यह सिद्धांत सभी दंड व्यवस्थाओं में स्वीकार किया जाता है, भले ही विभिन्न विधि शास्त्रियों के द्वारा या दंड शास्त्रियों की मान्यता के आधार पर प्रतिरोध की मात्रा अलग अलग क्यों न हो। इस सिद्धांत में भय को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यह भय व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर भी हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि दंड के सिद्धांत में व्यक्ति को अपराध कारित करने से रोका जाता है ताकि जो समाज में लोग बाग अपना जीवन शांतिपूर्ण बिता रहे हैं और राज्य के द्वारा एक सुशासन किया जा रहा है तो अपराधी व्यक्ति के द्वारा की गई गलती या गलती से होने वाली क्षति के लिए उस व्यक्ति को अपराध में प्रवेश करने से रोका जाता है ताकि अपराध कारित करने से रोक लगाई जा सके और उसके द्वारा रोक लगाए जाने से उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति ना हो और अपराधी को देखकर अन्य व्यक्ति जो आपराधिक मानसिकता वाले होते हैं वे उस दंड या कष्ट को देखते हुए उस अपराध की ओर अपना ध्यान आकर्षित ना करें या उस अपराध को कारित करने की ओर अक्सर न हो, जिससे कि समाज को होने वाली अपराधी के गलत कार्यों से होने वाली क्षति से बचा जा सके। धन्यवाद।